अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं तो आपसार एक बार फिर नुसरत जावेद साहब के साथ। आज मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं इनसे करने के लिए जो इस वक्त पब्लिक में काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन अब पता चलेगा वक्त के साथ साथ कि इन चीज़ों का भी क्या रिजल्ट निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान साहब और साइफर बाजवा, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त न्यूज़ में पॉपुलर हुए हैं। और साथ साथ ये भी है कि अगर साइफर वाली कंट्रोवर्सी साबित हो जाती है तो इमरान खान साहब को 14 साल सज़ा भी हो सकती है जेल की। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो अब इमरान खान साहब ने कहा कि तो बाजवा साहब की सारी एक साजिश थी उनकी हुकूमत गिराने की, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, वो कहते हैं जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास कहे, ठीक। तो वो बादशाह सलामत हैं, उन्होंने अभी तक जो कहानी बनाई है वो बिकी है, जो फिल्म बनाई वो चली है। आप पसंद करें या ना करें, मैं करूं या ना करूं, खल्के खुदा को हमें शर्म आनी चाहिए। जो मैं आपको रिपीटेडली कहता हूं, हम लोग जो कहते हैं कि हम सहाफ़ी हैं, हम अभी तक अपने लोगों को यही नहीं बता पाए कि साइफर क्या होता है, ठीक। सीधी सी बात है, साइफर एक ऐसी ख़त है, ऐसा मरासला है जो आपका किसी मुल्क में सफ़ीर जब उसके इल्म में कोई हसास बात आती है जिसके बारे में वो चौकन्ना हो जाता है, तो वो उसको एवरेज यानी टेलीफोन पर बताने की बजाय, ईमेल लिखने की बजाय, वो उसको खुफिया ज़बान में हेड ऑफिस भिजवाता है कि साहब मेरी फ़लाँ साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने मुलाकात की थी या वो नाजिल हुए और उन्होंने ये कहा है साहब, और मैं ये रीड करता हूँ। आगे उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, उनकी तौजीह होती है। ये सारी तौजीह एक ऐसी ज़बान में लिखी गई होती है जो मेरे और आपके लिए जिसको पढ़ना ही नामुमकिन है। इसके लिए पूरा साइफर डिपार्टमेंट होता है, एक कोड होता है, और वो कोड जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बदलता है। मिसाल के तौर पर अगर कभी आपका ट्विटर अकाउंट वगैरह आपको पासवर्ड बदलना हो तो वो कहता है जी हम आपको एक कोड भेज रहे हैं। तो आपने देखा होगा उसमें कोड आता है XNNG बड़ा और पता नहीं आगे 11 और फिर वो फ़ोन नंबर जो आपने दिया होता है उस पे आ जाता है। ये इसी तरह आप ये देखेंगे पूरे 2 या 3 सफ़े इस तरह के होते हैं। जब वो हेडक्वार्टर मौसूल हो जाते हैं तो फिर एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो उसको डी कोड करती है, डी कोड करके उसको ट्रांसक्राइब करती है, और उसकी कॉपीज़ जो हैं सबसे पहले जाती है सेक्रेटरी खारजा को, वो जो ट्रांसक्राइब हुआ होता है डी कोड होके, वज़ीर खारजा को, वज़ीर आज़म को, और अब चूँकि वक्त के साथ साथ हमारे यहाँ अस्करी इदारों का भी रोल बढ़ रहा है तो आर्मी चीफ को भी और DGISI को भी। भैया ये सेक्रेटरी खारजा के अलावा बाकी जितने भी लोगों तक ये कॉपीज़ जाती हैं उन पे ये लाजमी है कि वो ईदर ऑफ द 2 चीज़ें करें, या तो वो उसको पढ़ते ही तलफ कर दें और उस तलफी का श्रेड करने का रिकॉर्ड मौजूद हो कि ये साहब ने देखा और ये डजन श्रेडर में डाल दिया, या नॉर्मली ये प्रेफर किया जाता है कि आप उसको वापस भिजवा दें कि जी आपके इल्म में आ गया, ठीक। और ओरिजिनल जो आया होता है कोड, उसको उस दिन के कोड के साथ मुंसलिक करके और उसकी ट्रांसक्रिप्शन वो फॉरेन ऑफिस के सेफेस्ट पॉसिबल रिकॉर्ड और आर्काइव में रख दी जाती है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जाहिर सी बात है, ठीक। अब उनका कहना यह कि था ही कुछ नहीं तो फिर 2 दिन इजलास क्यों हुए, हमने डिमांड क्यों दिए? भाई हुए कि उन्होंने दरअसल इस बात पे खफगी का इजहार किया कि जी एक दिन पहले जब यूक्रेन पे हमला करने वाला था पुतिन, तो आप तो वहाँ चले गए उनके साथ जप्पियाँ पप्पियाँ डालने, ये क्या तरीका है, आप हमारे दोस्त हैं या क्या है? तो फैसला हुआ कि जी ठीक है, उनको ये बताया जाएगा एहतजाजी मरासला दिमाग से ये होता है कि भाई आप कहते हैं साहब आप कौन होते हैं कि हम चीन जाएँ, रूस जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, ठीक है ना बात। लेकिन वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं जो इन्होंने कहानी बनाई वो कहानी ये थी कि उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम मौसूफ को सज़ा देंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म को, क्योंकि इन्होंने हमें आंखें दिखाने की कोशिश की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का जिक्र किया, हा हा हा, और
यहाँ जो अपोजिशन के लोग थे ना, ये इतने नकम्मे थे, इनमें तो बेचारों को पता ही नहीं था। कल सियासत में आए हैं, आसिफ अली जरदारी हो गए, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, इनको पता ही नहीं कि एक आइन होता है, आइन में तहरीक अदम एतमाद होती है। भाई इस मुल्क में मेरी अपने होश के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ सितंबर 1989 में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हाँ, अपोजिशन जमातों ने यकजा होकर कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज उन दिनों कहलाती थी। सरबराह उसके गुलाम असद तो ही मरहूम थे। शौकत अजीज़ साहब के खिलाफ आई है तहरीक अदम एतमाद। अच्छा, अमीर मोहम्मद होते थे जो वो सियालकोट के अमीर हुसैन साहब, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई जब वो स्पीकर थे कौमी असम्बली के। अभी हालिया तारीख में सेनेट के जो चेयरमैन थे सादिक संजरानी साहब, आपको याद होगा, उनके खिलाफ भी, उसके खिलाफ आई थी, और जिस पे अपोजिशन हक्का बक्का रह गई थी कि उस संजरानी साहब के खिलाफ 63 आदमी खड़े हुए थे, लेकिन जब बैलेट दागने गए तो बहुत सारे लोगों के ईमान जाग गए और उन्होंने उनकी हमायत में वोट डाल दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी साबिक वज़ीर आज़म साहब की। वही मैं आपको कहता हूँ कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। उन्होंने कहानी ये बनाई कि उन्होंने इन जाहिल सियासी अमूर के बारे में कतई यानी कि अजाड अनाड़ी लोगों को ये कहा कि अरे भाई तुम लोग ऐसा करो कि इकट्ठे होकर ना इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करो। इसीलिए फिर ये कि इम्पोर्टेड हुकूमत, और वो इम्पोर्टेड हुकूमत का ताना चला। उन्होंने इसी की बुनियाद पर रजीम चेंज का नारा बुलंद किया, वो नारा चला, एब्सोल्युटली नॉट चला। हकीकी आज़ादी की जंग चली, तो उनका सीज़न लग गया। जब वो कुछ दिन गुजर गए तो उन्हें एहसास हुआ कि नहीं यार, ये मुस्तकिल नाराज़गी, और ख़ास तौर पर भाई बहुत फंडिंग आती है वहाँ से, तो उन्हें स्टेटमेंट चेंज करने का सोच लिया कुछ टाइम बाद कि भाई अब ज़रा बदले कहानी। क्योंकि ख़ास तौर पर इनके जो वहाँ पे लोग हैं उनको तो फिर मसला होता ना कि अगर ये फ़र्ज़ करें वहाँ से इनको रेगुलरली फ़ंड्स भेज रहे होते तो वो कहते कि साहब एक तरह तो वो हमारे ख़िलाफ़ वो एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज़ एक बाकायदा एक लॉ है अमेरिका का। फ़र्ज़ करें आप जब अमेरिका का वीज़ा लेने जाए ना, तो खुदा के लिए ज़रा फॉर्म देखिएगा, उसमें कभी आपको होगा कि वेर यू एवर इन्वॉल्व इन एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज़। मैं भी उस पर हमेशा कहता हूँ नो, 2 नंबरी। हालांकि मैं अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे बचपन में लगा था, 2 नंबरियाँ तो ज़ाहिर होती, खैर वो कहने की बातें होती हैं। एनीवे, तो अब वो ये फरमाते हैं कि नहीं नहीं, वो साइफर असल में उन्होंने बाजवा साहब को लिखा था। अरे भाई, इस मुल्क का जो GHQ है, इसके पेंटागन के साथ गहरे ताल्लुकात, माहिवे मोहब्बतां सचियां ने, ये 1950 की दहाई से हैं। पाकिस्तान जो है वो बाकायदा UN सेंटकॉम, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का हिस्सा है, एक अहम तरीन। और आपको याद होगा यहाँ पे US वो उसके सेंटकॉम का सरबराह जब चाहे वो अपना जहाज़ लेकर यहाँ अंदर आता है। फ़र्ज़ करें कि उसको अगर बाजवा साहब को कहता कि हटाओ यार इन्हें, तो एक तो उन्हें जहाज़ भी भेजने की क्या ज़रूरत थी? क्या अमेरिका का अब सिक्योर फ़ोन नहीं रहा? क्या हमारे GHQ में सिक्योर फ़ोन नहीं रहा? उसके लिए साइफर भेजने की क्या ज़रूरत है? लेकिन बहरहाल ये भी मेरा ख्याल है चल जाएगी। लेकिन अगेन इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आप एक कहानी में कंसिस्टेंट नहीं है। लोग अब इसको देखिए ना, या तो फिर अगर आप वाकई अमेरिका के इतने सख्त खिलाफ हो गए थे, एब्सोल्युटली नॉट हो गया था, तो आपकी मोहब्बत में फिर ये ज़ल्म खलील ज़ात क्यों मर रहे थे इतना? भाई रॉबिन राफेल के दिल में भी, आपके दिल में काफ़ी हमदर्दी, फिर वो अमरीकी कुछ कांग्रेसमैन वगैरह। तो ये ऐसी मेरा अपना भी ख्याल है कि ये साइफर के बारे में इनकी कानूनी मुश्किलात में यकीनन इजाफा होगा। लेकिन मुझे ये ख़दशा है, आई कैन बी रॉन्ग, कि उससे कहीं ज़्यादा इनके लिए फौरी तौर पर ख़तरे की जो घंटी है वो ये तोशा खाना केस है। आपको लगता है साइफर से भी ज़्यादा तोशा खाना इनके लिए साबित हो सकता है? मैं कह रहा हूँ बस फौरी बुनियादों पे। मेरा अपना ख्याल है कि अगले हफ्ते किसी भी वक्त जो है इनके खिलाफ उसमें, ये मेरा खदशा है, खदशा है, खदशा है, खदशा है, फियर, डर। तो वो मेरा ख्याल है कि वक्ती तौर पर या फौरी तौर पर इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट गालिबन वो ज़्यादा ख़तरे की घंटी है।
और लॉन्ग टर्म में ज़ाहिर है ये साइफर कहानी तो है ही है। और अगर ये चीज़ साबित हो जाती है कि साइफर वाली सारी चीज़ प्लांटेड थी, तो ये तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब के फिर खिलाफ ही जाती है। नहीं, उसमें उनको जो, देखिए हमारे यहाँ बहुत कुछ होता रहा है, अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। असल जो हकीकत, जो एक बात है ना, जो हो रहा है कि जी वो जो कॉपी इनको दिखाई गई वो गायब हो गई। तो देखिए अमेरिकी सदर ट्रम्प, उस पर भी यही था ना कि वो कुछ दस्तावेज़ात उनको चाहिए था कि वो रिकॉर्ड में रहती, वो अपने घर ले गए और छुपा दी उन्होंने, जिसके वो मजाज नहीं थे। वो इल्ज़ाम, क्योंकि इन्होंने गालिबन एक टीवी इंटरव्यू में उसका ये रहा, वो बदई मुझसे गायब हो गई थी। और उसमें अगर आज़म खान साहब अदालत में जाकर भी इस स्टेटमेंट को ओन कर लेते हैं, वरना 164 के बयान का अक्सर ये होता है कि आप अदालत में जाकर कह सकते हैं कि साहब मेरी तो ज़िंदगी आज़ाद में की हुई थी, मैं क्या करता। तो मैंने अपनी जान बचाने की खातिर जो उन्होंने कहा मुझे लिख दिया। अगर फ़र्ज़ करें कि जब अदालती कार्रवाई शुरू होती है तो आज़म खान मर्द कलंदर की तरह खड़े हो गए कहते हैं कि कौन सा बयान, मैंने तो ये बयान मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाया गया था। तो हालात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन हत्ता कि आज़म खान जो हैं वो अपने बयान से मुकर भी जाएं या वो उसको ओन न करें, वो ये कहेंगे जी ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती हुआ है, तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि जी वो कॉपी कहाँ है जो आपने देखी थी। I hope you got the point. That is, I mean, quite a serious issue, if you ask me. That is the real question. हाँ, that is the question. तो देखें क्या होता है, लेकिन ये कि रौनक लगी रहेगी। रौनक तो हर वक्त लगी रहती है। जी हाँ जी, कोई ना कोई वो क्या है ना अहमद फराज का कि हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट चलती रहती है यहाँ तो। ओह यस, और तो हमारे यहाँ है ही नहीं, ना स्टेज ड्रामे हैं ना फिल्में हैं, तो चलो यही सही, अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी में रौनक लगी रहे, पाग लग गए रहे। ये जो भांड आया करते थे ना हमारे यानी पुराने महलों में, वो कहते थे बेचारे तालियां बजाते बजाते, तो अल्लाह तमाशे लगे रहे, हमारे दिल बहल गए। चलें देखते हैं क्या होता है। नाजरीन, रौनक तो लगी रहेगी, लेकिन साथ साथ हमारे पास तोशाखाना केस है, साथ हमारे पास साइफर है। अगले हफ्ते तक देखते हैं कि किस चीज़ की रौनक है जो ज़्यादा सामने आई है। मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूं दुआ अफसार। अल्लाह हाफिज़।